दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसके अंदर एक लड़का पुलिस से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो खुद ही उस केस में फंस जाता है और उस लड़के को मार भी दिया जाता है। अब उस लड़के के चार दोस्त कैसे उस खूनी से बदला लेंगे, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। दोस्तों इस कहानी की एंडिंग देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जय नाम के लड़के से, जो अपनी बाइक से घर की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी लड़की का फोन आता है जो उसे पूछते है कि तुम कब तक घर पर पहुंचोगे और अभी तुम कहां पर हो। जय उस वक्त फोन पर बात कर रहा होता है और ठीक उसी वक्त जय अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि दीवार के पार से मदद की गुहार लगा रही थी। इसलिए जय तुरंत ही अपना फोन कट कर देता है और दीवार पे चढ़कर देखता है तो कुछ लोग उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर लेकर जा रहे थे। अब यहाँ पर जय तुरंत ही अपने फोन से उनकी वीडियो बनाता है और जल्दी से जल्दी पास ही मारुति नगर पुलिस स्टेशन में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर गुरुनाथ से होती है, जिन्हें जय सब कुछ बता देता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब क्योंकि वहाँ पर गुरुनाथ का ड्राइवर नहीं होता, इसलिए वो जय के ही बाइक पर बैठकर वहाँ पर चलने के लिए कहता है जहाँ पर वो हादसा हो रहा है। इसी दौरान जय को फिर से उस लड़की का फोन आता है जिससे वो कुछ देर पहले बात कर रहा था। अब यहाँ पर उससे जय कुछ भी कहता, गुरुनाथ उससे फोन काट कर तुरंत ही वहाँ पर चलने के लिए कहता है। इसीलिए जय फोन काट कर वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जय ने उस लड़की को देखा था। और यहाँ पर ये एक बहुत पुरानी कॉटन फैक्ट्री होती है, जिसके अंदर जाने के बाद गुरुनाथ जय को एक जगह पर खड़ा रहने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे गुंडे दिखाई देते हैं और उनका वहाँ पर बॉस नागा भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में इंस्पेक्टर गुरुनाथ उस नागा से मिला हुआ है। वो उन लोगों को जय के बारे में बताता है और साथ ही साथ जय को मार डालने के लिए कहता है। लेकिन ये सारी बातें जय ने पहले ही बाहर खड़े रहकर सुन ली थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, पर उसके पीछे नागा के गुंडे लग जाते हैं। उनसे छुपकर जय एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज भेजता है और उसके बाद जय किसी अनजान इंसान को गुंडों वाली वीडियो व्हाट्सएप कर देता है। अब यहाँ पर तब तक जय को वो सारे गुंडे घेर लेते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में नागा के गुंडों ने जिस लड़की को किडनैप किया था उसके माता पिता को देखते हैं। वो पुलिस स्टेशन में आकर इंस्पेक्टर गुरुनाथ के सामने अपनी बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं, जिस पर गुरुनाथ उनसे पूछता है कि क्या आपको किसी पर शक है। वो लोग बोलते हैं कि नागा पिछले कुछ दिनों से हमारे जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन हमने वो जमीन देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर गुरुनाथ उनकी बातों को सुनकर कहता है कि देखो, नागा को अपनी जमीन दे दो और अपनी बेटी को बचा लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। और वो लोग वैसा ही करते हैं। अब दोस्तों इस घटना को 2 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर हम एक लेडी ऑफिसर अर्चना को देखते हैं, जिसके सामने ही 2 लोग रोड पर आपस में लड़ाई कर रहे थे। ऑफिसर अर्चना उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते, तो अर्चना उन्हें पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जो कि असल में वही मारुति नगर पुलिस स्टेशन होता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद अर्चना एक आदमी को लॉकअप में बंद कर देती है और दूसरे बंदे को बेंच पर बिठा देती है ताकि उससे दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉकअप में जो बंदा है उसका नाम है बाला और बाहर जो बेंच पर बैठा है उसका नाम है अमित। अर्चना यहाँ पर दूसरे ऑफिसर जिनका नाम होता है आरोग्य स्वामी उन्हें कंप्लेंट वगैरह लिखवाने के लिए कहती है। इसी बीच में वहाँ पर सुरेश नाम का एक आदमी आता है जो कि अपने वॉलेट की चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था। इसके बाद वहाँ पर एक और आदमी अपने डॉग की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आता है और उसे भी कुछ देर के लिए दूसरे बेंच पर बैठने के लिए कहा जाता है। उसके कुछ देर बाद आरोग्य स्वामी उन तीनों को एक साथ बुलाकर उनकी कंप्लेंट लिखाने के लिए कहता है, जिसे लिखने के बाद फिर वो उन्हें बैठने के लिए बोलता है। लेकिन इससे पहले अर्चना सुरेश को अपने पास बुलाकर चोरी से एक गन दे देती है, जिसे वो चुपचाप अपने बैग में रख देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्चना, बाला, सुरेश और अमित ये चारों लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो आखिरकार यहाँ पर उनका प्लान क्या है, इसी के साथ हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल अर्चना, सुरेश, अमित और बाला ये सभी लोग मूवी के स्टार्टिंग में जो लड़का मारा गया जय उसके दोस्त होते हैं। ये पांचों लोग एक ही अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे जो कि अब बंद हो चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जय को जो कॉल कर रही थी वो अर्चना थी और साथ ही साथ जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जय ने वो ऑडियो मैसेज सेंड किया था उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये सभी लोग मौजूद होते हैं। हालांकि यहाँ पर जय ने बहुत ही धीमे से उस ऑडियो के अंदर बोला था,
इसलिए उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए अर्चना सभी को मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर सभी लोग जय को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ गया होगा। बाला अर्चना को उसकी मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए कहता है, लेकिन अर्चना को लग रहा होता है कि उसे खुद से ही जय का पता लगाना चाहिए। इसलिए वो अपनी मन की बात सुनकर जय का नंबर ट्रेस करने के लिए अपने एक दोस्त जाहिर को दे देती है और वो नंबर इस वक्त ऑफ आ रहा होता है। अगली सुबह होने के बाद अर्चना जाहिर से जाकर मिलती है तो उसे पता चलता है कि जय का फोन 11 बजे से 11:58 तक कॉटन फैक्ट्री और मारुति नगर पुलिस स्टेशन के पास ही था। यहाँ जाहिर अर्चना को सलाह देता है कि तुम्हें अपने दोस्त जय को ढूंढने के लिए मारुति नगर पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के इंस्पेक्टर से मदद लेनी चाहिए। अब अर्चना उसकी बात मानकर वो सीधा इंस्पेक्टर गुरुनाथ से मिलने के लिए चली जाती है। जब वो मारुति नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो उसी दौरान उस लड़की के पेरेंट्स भी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हुए होते हैं, जिन्हें गुरुनाथ जमीन नागा को देने के लिए कहता है। यहाँ जब अर्चना गुरुनाथ की आवाज सुनती है तो उसे याद आता है कि जब उसने दूसरी बार जय को कॉल किया था तो उस वक्त बिल्कुल भी ऐसे ही आवाज आ रही थी। इसलिए अर्चना गुरुनाथ के पास जाकर जय का जिक्र नहीं करती और इस पुलिस स्टेशन में अपना ट्रांसफर करने की बात करती है और इसके लिए इंस्पेक्टर गुरुनाथ भी मान जाता है। अब इसी दौरान बातों ही बातों में ये बात पता चलती है कि पिछली रात गुरुनाथ नागा के साथ था, इसीलिए अर्चना जाहिर को उन दोनों का नंबर ट्रेस करने के लिए देती है। जहां पर वो अर्चना को बताता है कि मेरे हिसाब से पिछली रात जय, गुरुनाथ और नागा ये तीनों ही कॉटन फैक्ट्री से लेकर मारुति नगर पुलिस स्टेशन के बीच में ही थे। इसका मतलब साफ है कि ये तीनों किसी जगह पर मिले होंगे, क्योंकि 11 बजे से 12 के बीच में इन तीनों का फोन एक ही लोकेशन दिखा रहा है। इसलिए सच्चाई जानने के लिए अर्चना अपने दोस्तों के साथ मिलकर नागा के सबसे खास आदमी सीनू को उठा लेती है, जिसे ये लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि नागा और गुरुनाथ ने मिलकर पिछली रात ही जय को जान से मार दिया, क्योंकि उसने उस लड़की को किडनैप होते हुए देखा था। अब यहाँ पर जय की मौत का पता लगने पर ये चारों लोग भाग के जय की बॉडी को देखने के लिए जाते हैं तो सच में वहाँ पर जय मरा पड़ा होता है। अब क्योंकि इंस्पेक्टर गुरुनाथ और नागा ये बहुत ही पावरफुल होते हैं तो उन्हें लॉ ऑर्डर फॉलो करके सजा दिलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अर्चना और उसके दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो लोग खुद ही अपने दोस्त जय की मौत का बदला लेंगे, क्योंकि वो कहा जाता है ना, दरिंदों को खत्म करने के लिए खुद दरिंदा बनना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले ये लोग सीनू को मारने के लिए जाते हैं जो उनकी कैद में था, लेकिन ये लोग वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं तो सीनू वहाँ से भाग चुका था, इसलिए अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके अगले ही दिन उन्हें पता चलता है कि सीनू को किसी ने गोली मार दी है और उसकी लाश जंगल में पड़ी हुई है। अब ये न्यूज सुनकर अर्चना को लगता है कि सीनू को उसके किसी राइवल गैंग ने मारा होगा और अर्चना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान बनाती है कि वो लोग मिलकर आज सबसे पहले गुरुनाथ की जान ले लेंगे, फिर उसके बाद नागा को मार देंगे। अब यहाँ पर अर्चना के प्लान के हिसाब से शाम को अमित और बाला एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ये देखकर अर्चना उन लोगों को पुलिस स्टेशन में लेकर आएगी, जिसमें से बाला को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाएगा और अमित को पास ही के बेंच पर बिठा दिया जाएगा। उसके बाद सुरेश वहाँ पर अपनी वॉलेट की चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आएगा और उसे भी बेंच पर बैठने के लिए कहा जाएगा। इसी बीच अर्चना सुरेश को एक लीगल गन रखने के लिए देगी, जिससे कि वो अपने बैग में छुपा लेगा और फिर ठीक 7:30 बजे जब इंस्पेक्टर गुरुनाथ इस पुलिस स्टेशन में आएगा तो उसके कुछ देर बाद अर्चना उसको कुछ फाइल साइन करवाने के लिए दे देगी और जैसे ही घड़ी में 8 बज जाएंगे अमित टॉयलेट जाने के बहाने से स्टेशन की लाइट 3 मिनट के लिए बंद कर देगा, जिससे कि वहाँ पर अंधेरा हो जाएगा और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर सुरेश तुरंत ही उस गन को निकाल कर बाला को दे देगा। फिर बाला ठीक सामने बैठे हुए इंस्पेक्टर गुरुनाथ को गोली मार के गन वापस से सुरेश को दे देगा, जिसे सुरेश भागते हुए लेकर हॉल में डाल देगा और वापस में अपनी जगह पर आकर बैठ जाएगा। फिर 3 मिनट पूरे होने के बाद अमित को लाइट ऑन करके वापस आना होगा। अब दोस्तों इनका प्लान पूरी तरीके से फुल प्रूफ होता है और अब तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। यहाँ तक कि गुरुनाथ भी 7:30 बजे पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, लेकिन उसी बीच वहाँ पर नागा भी आ जाता है क्योंकि उसे गुरुनाथ के साथ कुछ बातें करनी थी। यहाँ अर्चना सुरेश को मैसेज करके नागा के चले जाने तक इंतजार करने के लिए कहती है, जिससे वो अमित और बाला को भी बता देता है। लेकिन यहाँ जैसे ही 8 बजते हैं इस स्टेशन की लाइट चली जाती है और साथ ही साथ 2 गन फायर होने की आवाज भी सुनाई देती है। उसके बाद जब लाइट वापस
वापस आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने इंस्पेक्टर गुरुनाथ और नागा इन दोनों को ही मार दिया होता है। तभी यहाँ अर्चना बाला से इशारों में पूछती है कि क्या सब कुछ तुमने किया, जिस पर बाला नाम में सर हिलाता है। साथ ही साथ जो लाइट चली गई थी उसे अमित ने नहीं काटा था, तो आखिरकार उनके अलावा ये काम किसने किया। ये सोचकर अर्चना बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस स्टेशन में खून हुआ है, ये बात सबसे पहले अर्चना एसीपी को फोन करके बताती है। तो एसीपी कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाता है। जब एसीपी वहाँ पर आता है तो डॉक्टर दोनों को देख रहा होता है। वो एसीपी को बताता है कि नागा की तो मौत हो गई है, लेकिन इंस्पेक्टर गुरुनाथ अभी भी जिंदा है, इसीलिए उनको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर एसीपी की नजर अमित, बाला और सुरेश पर पड़ती है, जिनसे वो एक एक करके इस घटना के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सभी यहाँ पर सेम ही जवाब देते हैं। इसी बीच आरोग्य स्वामी एसीपी को ये बात बताता है कि गोली चलते वक्त यहाँ पर एक और आदमी मौजूद था, और दरअसल आरोग्य स्वामी उस आदमी की बात कर रहा होता है जो अपनी डॉग की मिसिंग कंप्लीट करवाने के लिए आया था। अब यहाँ पर एसीपी तुरंत ही उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है और उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे वो जाने वाले होते हैं इसी बीच सुरेश को रोककर वो उसका बैग दिखाने के लिए कहता है। उसका बैग देखने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था उसी वक्त अर्चना ने सुरेश से वो गन लेकर छुपा दी थी। उसके बाद एसीपी अर्चना के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इंस्पेक्टर गुरुनाथ की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद एसीपी अर्चना को नागा और गुरुनाथ की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कहता है, जो कि रात को ही अर्चना को मिल जाते हैं। इधर अर्चना जय की कॉल लॉग्स को देख रही होती है, तो उसको पता चलता है कि जिस दिन जय की मौत हुई थी उस दिन जय की एसीपी से बात हुई थी। ये बात जानने के बाद अर्चना इस बारे में अपने दोस्तों को बता देती है। अब यहाँ पर उसकी अगली सुबह एसीपी नागा के साथ काम करने वाले सभी लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि सीनू को उनकी दुश्मन गैंग ने मारा है। और सीनू की बात चल रही होती है तो एसीपी को हम मुस्कुराता हुआ देखते हैं, वो भी कुछ डरावना सा। दरअसल यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं एसीपी ने खुद सीनू को अर्चना और उससे दोस्तों से बचाकर उसे जंगल में ले आकर मार दिया था। मतलब कि दोस्तों इस खेल का असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि एसीपी है, जिसे शायद अर्चना और उसके बारे में सब कुछ पता है। और फिर बाकी ये सब कुछ उसने क्यों किया और उसका क्या प्लान है, ये हमें कहानी में थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर अब यहाँ से पूछताछ करने के बाद एसीपी अर्चना के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को बहुत ही शॉकिंग बात बताते हैं। गुरुनाथ और नागा की मौत अलग अलग गन से हुई है। नागा की मौत सर्विस गन से हुई है और गुरुनाथ को किसी अलग गन से मारा गया है। डॉक्टर यहाँ पर कंक्लूड करते हैं कि दरअसल नागा को गुरुनाथ नहीं मारा है, लेकिन गुरुनाथ को किसने मारा ये पता नहीं, क्योंकि उस मौके पर कोई और गन बरामद नहीं हुई। अब उसके बाद यहाँ से एसीपी अर्चना के साथ नागा के घर जाने के लिए निकलता है। इसी दौरान रास्ते में उसे अनिल, सुरेश और बाला ये साथ में दिखाई देते हैं। वहाँ रुककर एसीपी पहले तो सवाल करता है कि तुम लोगों में अचानक से दोस्ती कब हो गई? वैसे दोस्ती होना कोई बुरी बात तो नहीं है। ऐसा कहते हुए एसीपी उन तीनों को थोड़ा डराकर वहाँ से सीधा नागा के घर पहुँच जाता है। वहाँ पर पूछताछ करके निकलते वक्त उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसे वो अर्चना को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। और फिर क्या था, हम उस आदमी को थाने में देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी नागा का ड्राइवर था। वो बताता है कि नागा ने मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रहने के लिए कहा था, जिस दौरान लाइट जाने के बाद सभी की तरह उसने भी गोली चलने की आवाज सुनी और तुरंत ही उसने एक आदमी को पुलिस स्टेशन के अंदर से बाहर की तरफ भागते हुए देखा। साथ ही साथ उसने देखा कि अंधेरे में एक और डरा हुआ आदमी इस स्टेशन से बाहर भागकर आता है, जो कि एक गन को मेन हॉल में फेंक कर अंदर वापस चला गया था। फिर यहाँ पर एसीपी अर्चना से अमित, सुरेश और बाला को फिर से थाने बुलाने के लिए कहता है, जिन्हें फोन करने के बाद अर्चना उनसे इस बारे में पूछती है तो उनसे पता चलता है कि वो दूसरा आदमी जिसने वो गन हॉल में फेंकी थी वो और कोई नहीं बल्कि अमित था। दरअसल उस रात जब गोली चली थी तब अमित के पैरों के पास एक गन गिरी थी, जिसको देखकर उसे लगा कि बाला ने ही काम किया है, इसलिए उसने उस गन को लेकर बाहर हॉल में फेंक दिया ताकि उन लोगों के ऊपर किसी का भी शक न जाए। अब यहाँ पर ये लोग काफी बुरी तरीके से फंस चुके थे, लेकिन अर्चना उन्हें शांत करती है और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है, क्योंकि एसीपी ने उन्हें बुलाया था। इधर एसीपी मेन हॉल में उस गन को ढूंढने के लिए कहता है, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी गन नहीं मिलती। लेकिन जब वो पास के नाले में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक गन मिल जाती है, जिसमें से अब सारे फिंगरप्रिंट्स मिट चुके थे। अब यहाँ पर जब अर्चना के वो 3 दोस्त स्टेशन में आते हैं तो एसीपी उन्हें बिल्कुल वैसे ही एक एक करके भागने के लिए कहता है, जैसा कि उस रात हुआ होगा।
और साथ ही साथ वो ड्राइवर को पहचानने के लिए कहता है कि इसमें से आखिरकार वो आदमी कौन था। अब क्योंकि उस दिन रात को अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए ड्राइवर ये पहचान नहीं पाता कि वो आदमी कौन है जो हाल में गन फेंककर अंदर भाग गया था। इसी बीच पुलिस उस मिसिंग डॉग की कंप्लेंट लिखवाने वाले आदमी को पकड़ लेती है। असल में ये वही था जो पुलिस स्टेशन से भाग गया था। एसीपी के पूछने पर वो बताता है कि वो उस दिन बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो वहाँ से भागा था। इसके बाद दोस्तों कहानी में हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते, यानी कि यहाँ पर आता है मेन ट्विस्ट। हम देखते हैं कि जिस दिन नागा और गुरुनाथ के ऊपर गोली चली थी, उसी दिन एसीपी ने नागा को अकेले में एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ एसीपी नागा से कहता है कि तुम्हारे और गुरुनाथ के रिश्ते के बारे में मुझे सब कुछ पता है कि तुम दोनों मिले हुए हो और 2 नंबर का धंधा करते हो। अब इस केस में तुम फंस जाओगे, लेकिन इंस्पेक्टर गुरुनाथ किसी तरह अपनी जान बचा लेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो चीजें तुम उसे देते हो वो मुझे दे दो, क्योंकि मेरी पोजीशन गुरुनाथ से बहुत बड़ी है और कमिश्नर भी मेरे बात पर यकीन करते हैं। जिस पर नागा एसीपी से पूछता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो एसीपी उसे बताता है कि तुम कल ही गुरुनाथ से मिलने के लिए उसके पुलिस स्टेशन में जाओ, जिस दौरान ठीक 8 बजे वहाँ की लाइट बंद हो जाएगी और अंधेरे का फायदा उठाकर तुम गुरुनाथ को मारकर वहाँ से भाग जाना। उसके आगे जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। यहाँ एसीपी नागा को एक गन भी देता है। दरअसल ये वही गन थी जिसे अमित ने मेन हॉल में फेंका था। अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कमिश्नर के सामने एसीपी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है। उसके मुताबिक नागा ने गुरुनाथ को मारा और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गुरुनाथ ने उसे मार दिया। बाकी हॉल में लाइट जाने वाला इंसिडेंट वो उन्हें नहीं बताता। ऐसा कहते हुए एसीपी इस केस को क्लोज कर देता है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो उनके डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। साथ ही कमिश्नर भी 15 दिन के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो वो भी ये नहीं चाहते थे और जैसा कि एसीपी चाहता था केस वैसा ही क्लोज हो जाता है। अब वहाँ से जाते वक्त एसीपी अर्चना को काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है और अर्चना को ये बात काफी अजीब लगती है। अर्चना थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती है और उसे एक कैफे के बारे में पता चलता है, जहाँ पर एसीपी अक्सर आया करता है। उसी कैफे में एसीपी नागा से मिलने के साथ साथ गुरुनाथ और जय से भी मिला था, मतलब कि वो किसी न किसी तरह से इन लोगों से कनेक्टेड था। इसलिए चारों दोस्त एसीपी को अकेले में गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जहां पर अर्चना एसीपी से पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और किसके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। एसीपी यहाँ पर शॉकिंग बात रिवील करता है कि दरअसल जो जय है, जो मूवी के स्टार्टिंग में मारा गया था, वो असल में उसका छोटा भाई है और ये सब कुछ मैंने अपनी भाई का मौत का बदला लेने के लिए किया और साथ ही साथ मैं तुम लोगों को बचाना चाहता था। दरअसल जय 21 साल पहले हम लोगों से अलग हो गया था, क्योंकि मेरे पिता एक पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने एक बहुत ही खतरनाक गुंडे का एनकाउंटर किया था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उस गुंडे के भाई ने दूसरे गुंडे को जय को मारने की सुपारी दी। अब उस गुंडे ने जय को किडनैप तो किया, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया, इसलिए उसने जय को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और उसके बाद वो आदमी शहर छोड़कर भी भाग गया। लेकिन फिर वो वापस आया और मेरे पापा को जय के बारे में सब कुछ बता दिया और उसने मेरे पापा से माफी भी मांगी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने तुरंत ही जय को मिलने के लिए उस कैफे में बुलाया था। यहाँ पर जय को अपना परिवार मिला था, इसलिए वो बहुत खुश था, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नए रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट करे। इसीलिए वो घर वापस आने से मना कर देता है और अर्चना और बाकी के 3 दोस्तों के साथ रहने का फैसला करता है, क्योंकि ये 4 दोस्त जय की पूरी फैमिली बन चुकी थी। डीएसपी भी अपने भाई के फैसले की कदर करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है। यहाँ पर जय अपने भाई को दोस्तों की तस्वीर दिखाता है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एसीपी आगे बताता है कि जब उस रात मुझे जय का वीडियो मैसेज आया था, जिसमें मैंने नागा के आदमियों को एक लड़की को किडनैप करते हुए देखा था, तो तुरंत ही मैंने इस बारे में पता लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक जय को मार दिया गया था। इसीलिए मैंने पहले तुम्हारी कैद से सीनू को आजाद करके उसे जंगल में ले जाकर मार दिया। साथ ही साथ गुरुनाथ को भी डराकर बिल्कुल वैसा ही ऑफर दिया जैसा कि उसने नागा को दिया था और लाइट बंद होते ही दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। और उसके आगे मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम लोगों को इस केस से बचाने के लिए। अब इसी के साथ ऑफिसर अर्चना को ये बात पता चलती है कि हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर गुरुनाथ की मौत हो चुकी है, मतलब कि दोस्तों इन लोगों का बदला पूरा हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ऐसे ही ट्विस्ट भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।